कर ले। तो जब इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या इंडिया की स्टेट लाइबिलिटी कब राइज होती है, तो हम इसके लिए आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर सकते हैं। उसमें ये लिखा है कि स्टेट कैन सू और बी सूड, कब सू कर सकता है और कब उसे सू किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। तो अगर हम जब 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वो कहता है कि आप जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रेफर करो। तो जब हम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं तो वो बोलता है, वो फर्दर रेफर करता है फॉर द स्टेट लाइबिलिटी। आप 1915 के एक्ट को देखो। अब जब 1915 का हम एक्ट देखते हैं तो वो वापस से रेफर कर देता है एक्ट ऑफ 1858, यानी कि जहाँ अगर हमें स्टेट लाइबिलिटी देखनी है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें उसके लिए 1858 के एक्ट को रेफर करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम आज से कंपैरिजन करें तो भारत एज ए स्टेट की लाइबिलिटी कब अराइज होगी, वो उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे कि 1858 का जो एक्ट था। यानी कि 1858 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो भारत एज ए स्टेट की लाइबिलिटी जो है 1850 एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसी है। लेकिन ये ट्रू नहीं है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लेजस फेयर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, वेलफेयर या लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो प्रचलन में आई, वो अभिभूत हुई। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि स्टेट का जो इंटरफेरेंस था प्राइवेट लाइफ में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की लाइफ में बढ़ा। तब धीरे धीरे स्टेट की लाइबिलिटी भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ने लगी। अब हमें जो है ये देखना है कि क्या जो है स्टेट अपने सारे एक्ट के लिए, सारे कंडक्ट के लिए लायबल है? बिल्कुल नहीं। स्टेट इसके लिए हम देख सकते हैं, इंडिया की बात करें तो एक केस है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये 1868 का एक्ट है, 1868 का जजमेंट है, जिसमें जो है चीफ जस्टिस पिकॉक ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि ये फर्स्ट केस है जहां पर स्टेट को टॉर्शियस एक्ट के लिए लाइबल या उसके नेग्लिजेंट एक्ट के लिए लाइबल ठहराया गया था। ये जस्टिस बर्नीस पिकॉक ने जो है ये जजमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग की अवधारणा ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में लागू नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ अपने कंडक्ट के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लायबल होगा। प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर कोई हार्म होता है या उसके अगेंस्ट कोई नेग्लिजेंट एक्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सॉवरेन फंक्शंस के लिए तो स्टेट लायबल नहीं होगा या ईस्ट इंडिया कंपनी लायबल नहीं होगी, बट फॉर इट्स नॉन सॉवरेन फंक्शंस द स्टेट शैल बी हेल्ड लायबल लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न फिर से उठता है कि भाई कौन से कंडक्ट को हम सॉवरेन कंडक्ट कहेंगे या सॉवरेन एक्ट कहेंगे, और कौन से फंक्शंस को हम जो है नॉन सॉवरेन फंक्शन कहेंगे, जिसके लिए कि हम स्टेट को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। तो अब ब्रीफ में हम लोग इस P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के केस को ब्रीफ में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोलकाता में एक हाईवे का निर्माण किया जा रहा था। तो एक हॉर्स कैरियर था जिससे एक प्राइवेट इंडिविजुअल या कह लो कि प्लेंटिफ को हार्म हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। अब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि वो सॉवरेन है और उससे जो है उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इस जजमेंट में ये कहा गया कि जो है ये मेंटेनेंस ऑफ डॉकयार्ड, जो भी या स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा है या डॉकयार्ड का निर्माण हो रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है, ये जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू स्टेट द्वारा किया जा रहा है। तो ये कोई सॉवरेन एक्ट नहीं है। अगर इस समय कोई नेग्लिजेंट एक्ट कमिट होता है तो स्टेट या ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तरदायी ठहराई जा सकती है।